हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज जिस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं दैट इज योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जो आपकी रिप्रोडक्शन यूनिट है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, बट अभी सीबीएसई के जो आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं उनके अंदर से ये चैप्टर को डिलीट कर दिया गया था सीबीएसई सिलेबस में से। बट सीयूईटी के अंदर ये चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हम लोग सबसे पहले इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपने इस यूनिट के अंदर टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा बाकी तीनों चैप्टर्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तीनों चैप्टर्स आप लोगों ने अपनी सीबीएसई के लिए भी प्रिपेयर किए होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंटिस्ट की। जिन साइंटिस्ट के बारे में इस यूनिट के अंदर आपके बात करी गई है दैट इज योर पंचानन महेश्वरी। डॉक्टर पंचानन महेश्वरी के बारे में बात की गई है, ठीक है। सो ही वाज बोर्न इन 1904 इन जयपुर एंड राजस्थान। ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब ये प्लांट बायोलॉजी में जो है स्टडी कर रहे थे अपनी। He moved to Allahabad for higher education, where he obtained DSc during his college days. He was inspired by Dr. W. Dudgeon, an American missionary teacher, to develop interest in botany and especially morphology. यानी कि इन लोगों ने बॉटनी के अंदर भी मेजरली ये जो स्टडी कर रहे थे वो ये कर रहे थे मॉर्फोलॉजी, है ना। यानी कि टू स्टडी द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। His teacher once expressed that if his student progresses ahead of him, it will give him a great satisfaction. और इसी वजह से डॉक्टर पंचानन महेश्वरी ने क्या किया, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है एफर्ट्स किए ये चीज खोज निकालने में कि मैं अपने टीचर को इन रिटर्न क्या दे सकता हूँ। सो व्हाट ही डिड, ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टेक्सोनॉमी। यानी कि हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को टेक्सोनॉमी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उस चीज के ऊपर इन्होंने काम किया। He established the Department of Botany, University of Delhi, as an important center of research in embryology and tissue culture। यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, वो एस्टैब्लिश करने वाले कौन थे, वो थे डॉक्टर पंचानन महेश्वरी। और वहां पर जो बेसिक रिसर्च चल रही थी, यानी कि जो रिसर्च के टॉपिक्स थे दैट वर एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। He also emphasized the need for initiation of work on artificial culture of immature embryos. These days, tissue culture has become a landmark in science. His work on test tube fertilization and intra-ovarian pollination won worldwide acclaim। तो यानी कि अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर पंचन महेश्वरी ने किस किस चीज पे काम किया, फर्स्टली ही वाज अ बॉटनिस्ट। वो एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर वर्क कर रहे थे, मॉर्फोलॉजी के ऊपर वो वर्क कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को एस्टैब्लिश किया डीयू के, ठीक है। और एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर का रिसर्च सेंटर क्या बना आपका, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके अलावा इमेच्योर एम्ब्रियोस के आर्टिफिशियल कल्चर पे इन्होंने काम किया, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्राओवेरियन पॉलिनेशन भी इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी भी मिली एंड इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। अब अगर बात करें कि कौन कौन सी फेलोशिप्स या अवार्ड्स इनको मिले, ही वाज ऑनर्ड विद फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, Indian National Science Academy, and several other institutions of excellence. He encouraged general education and made a significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary schools published by NCERT in 1964। यानी कि जो सबसे पहली बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक आई थी 1964 के अंदर, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उस वो लाने में भी किनका रोल था, उसमें भी जो रोल था वो था आपके डॉक्टर पंचानन महेश्वरी का। एंड ही डाइड इन 1966। तो ये बात हुई हमारे साइंटिस्ट के बारे में। अब हम लोग आपके चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, आप बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन होती क्या है, लाइफ स्पैन क्या होता है, ठीक है। और ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर आप एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंदर आप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है लाइफ स्पैन क्या होता है। देखो,
हर ऑर्गेनिज्म कुछ टाइम पीरियड के लिए ही जी सकता है ना. ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन. यानी कि जन्म लेने से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ का, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन. नेचुरल डेथ इसलिए बोला है कि मान लो कि किसी इंसान का जन्म हुआ एंड उनकी जो डेथ हुई वो 66 ईयर्स में हुई, तो उनका जो लाइफ स्पैन हुआ वो कितना हो गया, वो 66 ईयर्स हो गया. बट मान लो कि किसी की किसी अनसर्टेनिटी की वजह से डेथ हो जाए, ठीक है, यानी कि जिस जिस उम्र में उनकी असल में डेथ होनी थी उससे पहले उनकी डेथ हो जाए, तो उसको आप लाइफ स्पैन नहीं बोलते. लाइफ स्पैन के अंदर हम कौन सा टाइम पीरियड बोलते हैं, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल द नेचुरल डेथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. तो अभी आपके पास में ये फिगर 1.1 दी हुई है, इसके अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है, कुछ के लाइफ स्पैन आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं और कुछ के उन्होंने बोला है कि आप पता लगाएं. तो जी दिए इन्होंने किस किस के हुए हैं, बटरफ्लाई. तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 1 to 2 वीक्स, बहुत ही छोटा लाइफ स्पैन है. क्रो का बहुत बड़ा है 15 ईयर्स. पैरेट का उससे भी बड़ा है 140 ईयर्स. 140 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है पैरेट का. अगर हम लोग बात करें क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल का जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 60 ईयर्स. टॉर्टोइस का 100 to 150 ईयर्स एंड बैनियन ट्री का भी बहुत लंबा एक लाइफ स्पैन होता है. ठीक है. सो अब हम लोग अगर बात करें, isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years. यानी कि जो लाइफ स्पैन होता है वो कुछ दिनों का भी हो सकता है और बहुत कई हजारों सालों का भी हो सकता है. Between these two extremes are the lifespan of most other living organisms. You may note that the lifespan of organisms are not necessarily correlated with their size. देखो जो लाइफ स्पैन होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो साइज से रिलेटेड नहीं होते. ठीक है. अब जो पैरेट है वो तो बहुत छोटा है, वो 140 साल जी रहा है ना, 140 साल जी रहा है. जबकि अगर हम लोग बात करें आपके क्रो की, तो वो सिर्फ 15 ईयर्स जी रहा है. तो इनके साइज तो ऑलमोस्ट सेम है, बट इनका लाइफ स्पैन में कितना मेजर डिफरेंस है. तो जो लाइफ स्पैन है उसका साइज से कोई रिलेशन नहीं होता. सिमिलरली, मैंगो ट्री हैज मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू अ पीपल ट्री. यानी कि एक पीपल ट्री का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत बड़ा होता है, बट मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है. Whatever be the lifespan, death of every organism is certainty. That is, no individual is immortal except single-celled organism. यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं होता, यानी कि सबकी डेथ होगी होगी. अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम लोग इमोर्टल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस केस के अंदर कोई नेचुरल डेथ नहीं होती. क्यों नहीं होती, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका रिप्रोडक्शन का तरीका क्या होता है, डिवाइड करते रहते हैं वो. तो यानी कि उन्हीं की बॉडी क्या होती है, उनकी नई प्रोजेनी के अंदर डिवाइड होती रहती है. तो उनकी एक तरीके से डेथ थोड़ी ना हो रही है, वो तो डिवाइड करके नए इंडिविजुअल्स को पैदा कर रहे हैं. ठीक है. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. देयर मस्ट बी सम प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर्स दिस कंटिन्यूटी. तो वो जो प्रोसेस होता है दैट इज योर reproduction. Reproduction ensures continuity of species generation after generation. अगर reproduction ना हो तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज, जब उस स्पीशीज के जितने भी वैरायटी वहां पर प्रेजेंट है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, अगर नए स्पीशीज या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं वो नई स्पीशीज को पैदा करना बंद कर दे. Yes, we are talking about reproduction, something we take for granted. सो अब आती है बात, व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, जिनको हम लोग ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ. यानी कि ह्यूमन बींग्स को बर्थ दे रहे हैं, डॉग्स डॉग्स को बर्थ दे रहे हैं. तो वो प्रोसेस जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को क्या करता है, जन्म देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन. The offspring grow, mature and in turn produce new offspring. अब offspring क्या करेगा, बड़ा होगा, mature होगा and फिर जब वो reproduce करेगा तो वो नए offsprings को पैदा करेगा. Thus there is a cycle of birth, growth and death. Reproduction enables the continuity of species generation after generation. ये मैंने already आपको बताया. तो इसी के बारे में आप लोग बेसिकली आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ा भी होगा. There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism
टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब देखो, हमारा जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, दैट इज वेरी डाइवर्स। तो हर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट तरीके होते हैं ना मल्टीप्लाई करने के, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के। तो किस किस बेसिकली किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है, ठीक है, यानी कि जहां पर वो रह रहा है, internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces। यानी कि उसका हैबिटेट, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी और कुछ और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू, इट इज ऑफ टू टाइप्स। यानी कि जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हो सकता है वहां पर गैमेट का फॉर्मेशन हो, या हो सकता है वहां पर गैमेट का फॉर्मेशन ना हो, विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है एंड देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. When two parents are involved and they participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. So अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। In this method, a single individual or parent is capable of producing offspring। ठीक है, यानी कि एक जो सिंगल पेरेंट होता है वही क्या कर रहा होता है, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है। As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another, but are also exact copies of their parents। तो अब अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो एक दूसरे से तो सिमिलर होंगे ही, आइडेंटिकल होंगे ही, बट वो अपने पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्योंकि यहाँ पर क्या है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन। ठीक है, क्लोन ही क्या होता है बेसिकली, दीज आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर organisms। ठीक है, आर दीज ऑफस्प्रिंग्स लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट, ऑब्वियसली दे विल बी आइडेंटिकल। जैसे यहाँ पर देखो क्या दिखाया हुआ है, सेल डिवीजन दिखाई हुई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ये क्या दिखाया हुआ आपका, बडिंग इन ईस्ट, ये आपका ईस्ट का पेरेंट सेल था, जिसमें से एक आउटग्रोथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड। बड धीरे 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 करके क्या होगी, एक आउटग्रोथ ग्रो होनी स्टार्ट होगी। फिर धीरे धीरे करके वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके जब एक कंप्लीट बड फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये बड क्या करेगी, खुद को डिटैच कर लेगी पेरेंट इंडिविजुअल से, एंड उसके बाद में क्या करेगी, ये फिर फाइनली ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। ऐसे ये देखो आपका यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, बाइनरी फ्यूजन दिखाया हुआ है अमीबा के अंदर। तो देखो सबसे पहले क्या था आपका, अमीबा था, एक पेरेंट अमीबा था। अब पेरेंट अमीबा में धीरे धीरे करके आपका जब डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी आपका साइटोप्लाज्म और आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद में धीरे धीरे करके डॉटर सेल्स बनने स्टार्ट होंगे, एंड वो डॉटर सेल्स फाइनली क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर क्या हुआ, आपका जो ऑलरेडी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था उसी ने डिवाइड कर दिया, उसकी डेथ तो नहीं आप बोल सकते ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एवरी ऑर्गेनिज्म इज मोर्टल बट द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल। ठीक है, क्योंकि उनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं हो रही है। Let us see how widespread asexual reproduction is among different group of organism. It is common among single-celled organism and in plants and animals with relatively simple organization। यानी कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है, और उन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हो रही है जिनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, in protists and monerans, the organism or the parent cell divided into two, giving rise to new individuals। ठीक है, thus in these organisms cell division itself is a mode of reproduction। यानी कि इसीलिए इन organisms में reproduction का mode भी क्या होता है, आपका cell division होता है। Many single celled organism reproduce by binary fission। अब binary fission होता क्या है, when a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult
एग्जाम्पल क्या है इसका, अमीबा एंड पैरामीशियम, हम लोग ऑलरेडी डायग्राम में डिस्कस किया। इन यीस्ट, अब यीस्ट की बात हो रही है, द डिवीजन इज अनइक्वल, अब यीस्ट के अंदर डिवीजन अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन्स अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल which eventually get separated and mature into yeast organism। यानी कि क्या हो गया, कुछ छोटी छोटी बर्ड्स क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी, जो खुद को क्या करेंगी, पहले पेरेंट सेल से अटैच करके रखेंगी, फिर धीरे धीरे सेपरेट हो जाएंगी और नए ईस्ट ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर देंगी। ये भी हमने ऑलरेडी क्या किया, डायग्राम के अंदर बात करी। अब members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures. The most common of these structures are zoospores that usually are microscopic motile structure। यानी जो zoospores होते हैं, they are microscopic motile structure। motile का मतलब क्या है, motile means moving, ठीक है। अदर कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया, कोनिडिया किसके अंदर होता है, पेनिसिलियम के अंदर, बर्ड्स आपकी हाइड्रा के अंदर, एंड गेम्यूल्स आपकी स्पॉन्ज के अंदर, ठीक है। You have learned about vegetative reproduction in plants in class 11. What do you think is vegetative reproduction is also a type of asexual reproduction? ये बेसिकली आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। While in animals and other simple organism the term asexual is used, किसके अंदर, एनिमल्स और कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बट प्लांट्स के अंदर जो टर्म यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल नेम है जिसको हम लोग बोल रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, यानी कि देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता क्या है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स से जब आपका नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो कौन कौन से पार्ट से नया प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है, प्लांट्स होते हैं सच एज, सॉरी पार्ट्स होते हैं सच एज रनर्स, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, दे आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। Obviously, since the formation of these structure does not involve two gametes, the process involved is asexual। अब हम लोग ये स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं एक बार। ये जो आपका डायग्राम दिया हुआ है ये बेसिकली आपकी कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने क्लमाइडोमोनास के अंदर जो बात करी वो करी थी जूस्पोर्स की, ठीक है। ये जो है आपके, ये आपके जूस्पोर्स होते हैं, दीज आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे क्या होते हैं, इनके फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, बेसिकली मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, अब पेनिसिलियम जो है आपका, इसके अंदर ये क्या हो गए, आपके कोनिडिया प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। ये जो लाइंस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोनिडियो फोर्स भी बोल देते हैं, ठीक है, इनको कोनिडियो फोर्स भी बोल देते हैं। तो जब पेनिसिलियम के अंदर कोनिडियास ग्रो हो रहे होते हैं ना, तो इन्हीं कोनिडियास की हेल्प से वो क्या हो रहे होते हैं, बेसिकली न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। बर्ड्स इन हाइड्रा, अभी ये जो हाइड्रा है आपका, हाइड्रा के अंदर भी आपकी बर्ड्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जैसे इसके अंदर भी बडिंग हो रही थी, हाइड्रा के अंदर भी बडिंग आपको देखने को मिलती है। एंड गेम्यूल्स एंड स्पॉन्ज, ये जो स्पॉन्ज होता है आपके, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है ना, ये प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को एक ही बारे में क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके स्पॉन्ज के अंदर आपके गेम्यूल्स आपको मिलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ठीक है, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपकी हो रही है उसकी अगर हम लोग बात करें, तो पोटैटो के अंदर क्या होती है, आपने कभी कभी देखा भी होगा, ऐसे आउटग्रोथ प्रोड्यूस हो जाती है ना, इनको हम लोग बोलते हैं आइज, ठीक है। तो ये जो ये आइज होती है ना, अगर आप इनको ग्रो करवा दे तो आप वहां से एक नया प्लांट भी प्रोड्यूस हो जाता है। कई बार क्या होता है ना, मान लो एक आई ग्रो कर रही है तो उसके ऊपर से ना ऐसे हरा हरा करके ग्रीन ग्रीन हम लोग को आउटग्रोथ भी देखने को मिल जाती है। तो दीज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आपकी राइजोम ऑफ जिंजर, देखो पोटैटो किसकी, पोटैटो के अंदर क्या है, आइस, जिंजर के अंदर ये जो आपके राइजोम्स है, ठीक है, ये आपकी क्या दी हुई है, जिंजर की नोट्स है, ये आपके नोट्स है और ये आपकी बड्स है। दीज आर एडवेंटेशियस रूट्स, ठीक है। तो इन्हीं के अंदर बेसिकली राइजोम्स की वजह से क्या हो रहा है, आपके इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं। एगेव के अंदर क्या होता है, आपके बल्बिल्स प्रोड्यूस होते हैं, क्या प्रोड्यूस होते हैं, आपके बल्बिल्स प्रोड्यूस होते हैं।
अगर हम लोग बात करें ब्रायोफिल्म के अंदर, तो ब्रायोफिल्म के अंदर आपकी एडवेंटिशियस बड्स या फिर इनको लीफ बड्स भी हम लोग बोल देते हैं। एडवेंटिशियस बड्स का मतलब क्या? एडवेंटिशियस बड्स का मतलब ये है वो बड्स जो आपकी क्या हो रही है, बेसिकली किसी वेजिटेटिव पार्ट से आपकी ग्रो हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एडवेंटिशियस बड्स। और वाटर हाइसिंथ के अंदर आपके क्या है? ये ऑफसेट्स है। ठीक है, तो ये ऑफसेट्स क्या कर रहे होते हैं? ये बेसिकली सेपरेट करके न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। You must have heard about the scourge of water bodies or about the terror of Bengal. अब terror of Bengal में ये किसकी बात करें? बात करें आपके water hyacinth की। ठीक है, बात किसकी हो रही है? water hyacinth की। This is nothing but the aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weed found growing wherever there is standing water. यानी कि ये क्या करता है ना? It is one of the most invasive weed. ठीक है, बहुत ही रैपिडली ग्रो कर जाएगा कहीं पे भी जहां पर स्टैंडिंग वाटर इसको मिल जाएगा। और ये क्या कर रहा होता है? इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज। ये क्या करेगा? पानी के अंदर से ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से वहां पर जो फिशेज रह रही हैं या और एक्वाटिक जो लाइफ वहां पर सपोर्ट हो रही है, वो क्या हो जाती है? उनकी डेथ हो जाती है। यू may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its flowers and shape of leaves. यानी कि इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था इंडिया के अंदर? इसके फ्लावर्स और शेप, जो इनकी लीव्स की शेप थी उनकी वजह से, और इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं उस वजह से। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, and dahlia are cultivated? Have you ever seen small plants emerging from the buds called eyes of potato tuber from rhizomes of banana and ginger? ये बेसिकली यहाँ पर इन्होंने क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ प्लांट्स को किस तरीके से कल्टीवेट करते हैं, एंड कुछ तरीके यानी कि कुछ प्लांट पार्ट्स जहां से आपके न्यू प्लांट्स क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं। तो हमने देखा था पोटैटो की ट्यूबर की आईज में से, और बनाना और जिंजर के राइजोम्स में से। When you carefully try to determine the site of origin of new plant in the plants listed above, you will notice that they invariably arise from nodes present in the modified stems of these plants. यानी कि ये जितने भी बेसिकली आपके एडवेंटिशियस पार्ट्स हैं, ये असल में कहाँ से ग्रो हो रहे हैं? दे आर ग्रोइंग फ्रॉम नोड्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? विच आर प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स. When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. अब जैसे ही ये nodes क्या करेंगी? डैम्प सॉइल या वाटर के कांटेक्ट में आएंगी, तो ये रूट्स और नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगी। सिमिलरली एडवेंटिशियस बड्स, अब बात हो रही है एडवेंटिशियस बड्स की, दे अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट द लीव्स मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम। यानी कि जो एडवेंटिशियस बड्स है उनका अराइज कहाँ से हो रहा है ना? वो उनका जो ओरिजिन है वो है, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नोचेस विच आर प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम। यानी कि ब्रायोफिलम के लीव्स की जो मार्जिन्स है, उनके जो नोचेस है वहां से क्या हो रही है? आपके एडवेंटिशियस बड्स अराइज हो रही है। जैसे ये आपका देखो, ये ब्रायोफिलम था, तो इसका जो ये लीफ था, इसका जो ये लीफ था, इसकी जो मार्जिन्स थी, है ना, इसकी ये जो मार्जिन्स थी, इन्हीं के ऊपर से तो क्या हो रहा था ना? वो बेसिकली आपके जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं वो क्या हो रही थी? आपकी अराइज हो रही थी। अच्छा, ये जो एनोटेटेड पीडीएफ रहेगा ना, इसको आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे से आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी चैप्टर्स के पीडीएफ भी वहीं पे हमारे हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं। द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है और एक डिस्कशन ग्रुप भी है। This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants. तो जब हम लोगों ने क्या करना होता है? कमर्शियल प्रोपेगेशन करनी होती है ना प्लांट्स की, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स को ही अडॉप्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही स्मॉल टाइम के अंदर आप बहुत सारे प्लांट्स को क्या कर सकते हो? बेसिकली प्रोड्यूस कर सकते हो। इसलिए it is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization like algae and fungi, and they shift to sexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition. अब जो रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर है उनका तो ठीक है, बट जो एल्गी और फंजाई आपकी होती है ना, एल्गी और फंजाई की अगर हम लोग बात करें, तो ये क्या कर सकती है? ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे भी शिफ्ट कर सकती है खुद को।
कब कर सकती हैं? जब क्या हो, उनको पता हो कि कोई एडवर्स कंडीशंस वहां पर आने वाली है, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये क्या करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर भी शिफ्ट कर जाते हैं। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर इन सच कंडीशन से हम बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है, वेरिएबिलिटी आपको मिल रही होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो हम वो सारा पढ़ेंगे। Asexual as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. यानी कि कुछ हायर प्लांट्स के अंदर आपके एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे, बट आपके एनिमल्स के अंदर से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के। सो अब हम लोग बात करेंगे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आई होप अभी तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस चैप्टर के अंदर से आपको एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, तो इस चैप्टर को आप आराम से जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होगा ये कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा। अब हो सकता है कि वो दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो, या हो सकता है कि दोनों जो आपके गैमेट्स हैं वो आपके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हो। These gametes fuse to form zygote. अब ये जो gametes है जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, zygote, which helps to form the new organism. It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. क्यों complex है? क्योंकि पहले तो you need two gametes, है ना, मेल और फीमेल दोनों gametes चाहिए। जब उनका फ्यूजन होगा, है ना, जब कंपैटिबल आपको gametes मिलेंगे, जब उनका फ्यूजन होगा, जब जाइगोट बनेगा और जाइगोट मैच्योर होके नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो उस प्रोसेस के अंदर टाइम लगेगा। तो इसलिए इट इज एन इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। Because of the fusion of male and female gamete, a sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves. तो इसी वजह से क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। वो क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे, यानी कि उनके जैसे होंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे दो टाइप्स की गैमेट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व है, तो इसी वजह से वहां पर वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी। A study of diverse organism, plants, animals, or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, they share a similar pattern. यानी कि आपके चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स या फंजाई, ये कितने वेरी कर रहे होते हैं एक दूसरे से, बट अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा होता है। सो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो इनके अंदर कॉमन होते हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको पहले मेच्योर होके एक ऐसे स्टेज ऑफ लाइफ पे पहुंचना पड़ेगा जहां पर वो क्या कर सके, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके। उसी पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज, एंड इसी फेज को हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलते हैं प्लांट्स के अंदर। यानी कि वो फेज जहां पर एक ऑर्गेनिज्म मेच्योर हो रहा है ताकि वो क्या कर सके, एक ऐसे स्टेज ऑफ ग्रोथ पे पहुंच सके जहां पर वो क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, तो उसी फेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका जुवेनाइल फेज बोल रहे हैं, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर इस फेज को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, जब वेजिटेटिव फेज खत्म हो जाएगा, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इजिली इन हायर प्लांट्स वेयर दे कम टू फ्लावर्स। तो बेसिकली देखो, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है ना, इसके अंदर ही क्या होता है ना, प्लांट्स या आपके और एनिमल्स हो या अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर बेसिकली इसी रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या होता है, अभी वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी जो है ना, जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी है वो यहाँ पर इन्होंने अटेन कर ली होती है इस एज तक या इस फेज तक। Observe a few trees in your area. Do they flower during the same month year after year? Why do you think the availability of fruits like mango, jackfruit is seasonal? Are there some plant? तो बेसिकली ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं कि कितने टाइप के आपके प्लांट्स प्रेजेंट है,
क्या जो प्लांट्स हैं वो हमेशा फ्लावर कर रहे हैं या कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही फ्लावर कर रहे हैं, या आपको कुछ फ्रूट सीजनली क्यों खाने को मिलते हैं, तो वो सारे यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अभी द प्लांट्स एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स show clear-cut vegetative, reproductive, and senescent phases, but in perennial species, it is very difficult to clearly define these phases. यानी कि जो आपके एनुअल और बाइनियल टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, बट पेरेनियल स्पीशीज के अंदर इन फेजेस को ऑब्जर्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। पेरेनियल का मतलब क्या होगा? दे ऑलवेज फ्लावर, ठीक है, यानी कि ये हमेशा ही फ्लावर करते रहेंगे। एनुअल की अगर हम लोग बात करें तो दे फ्लावर वंस इन अ ईयर, फ्लावर वंस इन अ ईयर। और बाइनियल की अगर हम लोग बात करें तो दे फ्लावर ट्वाइस, यानी कि इन पे जो फ्लावरिंग होगी वो ट्वाइस अ ईयर होगी, ठीक है, वो ट्वाइस अ ईयर होगी। A few plant exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime. यानी कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो अपने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार क्या करते हैं, फ्लावर करते हैं, वो भी जनरली आफ्टर 50 to 100 years. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल योर बैम्बू स्पीशीज, बट दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स एंड दे डाई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों को क्या पता चला? जो तीन फेजेस थे, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेजेस। सेनेसेंट फेजेस बेसिकली होता क्या है? सेनेसेंट का मतलब होता है आपका डेथ फेज, ठीक है। सेनेसेंट का आपका मतलब होता है बेसिकली डेथ फेज, यानी कि बहुत ही इनएक्टिव जो फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका सेनेसेंट फेज। जब आप ओल्ड एज के अंदर जा रहे हैं, जब आपका प्लांट है वो ओल्ड एज के अंदर जा रहा है, यानी कि उसके अंदर रिप्रोडक्शन अब क्या होगी? फॉल्ट हो गई। अनदर प्लांट स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जो आपका नीला कुरंजी का जो प्लांट होता है ना, इट फ्लावर वंस इन 12 ईयर, यानी 12 सालों में एक बार उसके ऊपर फ्लावर आएंगे। As many of you would know, the plant flowered during September-October 2006. Its mass flowering transformed large hilly tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu into blue stretches and attracted a large number of tourists. यानी कि जब भी इसमें फ्लावर होते हैं, जब भी ये फ्लावरिंग शो करता है, तो वहां पर क्या होता है ना, बेसिकली ब्लूइश ब्लूइश हो जाता है सारे को, ठीक है, इसलिए इसका नाम भी नीला कुरंजी होता है। In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. यानी कि अगर हम लोग एनिमल्स के अंदर बात करें तो जुवेनाइल फेज के बाद में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। कब? जब वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी अटेन करे उससे जस्ट पहले, ठीक है। एंड द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बीइंग्स दैट आर इंडिकेटिव? देखो कुछ कुछ क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं ना, चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे फिर वो मेल्स के अंदर हो या फिर आपके फीमेल्स के अंदर हो, ठीक है। Among animals, for example, birds, do they lay eggs all throughout the year or it is a seasonal phenomenon? What about other animals like frog and lizard? You will notice that birds living in nature lay eggs only seasonally. यानी कि जो बर्ड्स बेसिकली क्या है, आपकी नेचर के अंदर है ना, जो नेचुरल अपनी हैबिटेट के अंदर है, वो सीजनली क्या कर रही होती है? एग्स ले कर रही होती है। हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी, यानी कि जिनको पोल्ट्री फार्म्स के अंदर रखा होता है, जो डोमेस्टिक हो जाती है, दे कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। इन दिस केस लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इट इज अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अब इस केस के अंदर आप उसको रिप्रोडक्शन से रिलेट नहीं करोगे, क्योंकि उस केस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपकी जो बर्ड्स है उनके एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, किस लिए? हमारे वेलफेयर के लिए, क्योंकि जिनके भी जो पोल्ट्री फार्म्स होंगे वो उन अंडों को बेच के, ठीक है, या उन हेन्स को बेच के वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपका प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन बोले, उसको आप एक रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते। रिप्रोडक्शन कब है? जब वो क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही वो नेचुरली रिप्रोड्यूस कर रही है। The females of placental mammals exhibit cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. यानी कि जो फीमेल्स होती है ना प्लेसेंटल मैमल्स की, उनके अंदर कुछ साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनकी ओवरीज की एक्टिविटी के अंदर और accessory ducts की। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस भी कुछ देखने को मिल रहे होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। जबकि अगर हम लोग बात करें नॉन प्राइमेट मैमल्स की, जिनके अंदर आपके आते हैं आपकी काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग्स, टाइगर्स,
इनके अंदर ये जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं इनको आप बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। क्या बोलते हैं? ईस्ट्रस साइकिल या ईस्ट्रस साइकिल, जो आपको बोलना हो। जबकि प्राइमेट्स के अंदर, यानी प्राइमेट्स में आपके क्या क्या आते हैं? मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। प्राइमेट्स के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। Many mammals, especially those living in natural wild condition, exhibit such cycle only during favorable season in their reproductive phase, and they are known as seasonal breeders. यानी कि अगर हम लोग ने, चलो नॉन प्राइमेट्स की बात कर ली, उनके अंदर ईस्ट्रेस साइकिल हो रही है। प्राइमेट्स के अंदर क्या हो रही है? मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है। अगर हम लोग कुछ ऐसे मैमल्स की बात करें जो अपनी नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस के अंदर रह रहे हैं, तो उनके अंदर ऐसी जो साइकिल्स होती है ना, वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर होती है। ठीक है, ऑल थ्रू आउट द लाइफ टाइम नहीं होगी। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and they are known as continuous breeder. जबकि कुछ अदर जो mammals होते हैं, they are reproductively active throughout their reproductive phase. जब तक उनका reproductive phase चलेगा, they are reproductively active, तो उसको हम लोग बोलते हैं continuous breeders. That we all grow old if we live long enough is something that we recognize. But what is meant by growing old? The end of reproductive phase. The end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence और old age. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो जाएगा, तो उसी को हम लोग सेनेसेंस या ओल्ड एज का एक क्या मान रहे होते हैं? एक इंडिकेटर मान रहे होते हैं। देयर आर कॉन्कोमिनेंट चेंजेस इन द बॉडी लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या क्या चेंजेस होते हैं जब इंसान बूढ़ा हो जाता है? जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। ठीक है, तो ओल्ड एज के बाद में क्या हो जाएगा? इंसान की डेथ हो जाएगी। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या बात हो रही है? आप इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेस। यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर ही हॉर्मोन्स क्या कर रहे होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो तीन फेजेस है बेसिकली, है ना, जो जुवेनाइल फेज है, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज है, इनके बीच में जो ट्रांजिशन आ रहा है उनमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपके हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and the associate behavioral expression of organism. अब बात आती है कि कौन कौन से इवेंट्स है आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मेजरली आपके इवेंट्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं तीन फेजेस के अंदर: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इन्हीं को अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। After attainment of maturity, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity, even though the structure associated with sexual reproduction are indeed very different. ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। The events of sexual reproduction, though elaborate and complex, follow a regular sequence. क्या होगा? एक sequence follow होगी, ऐसे नहीं कि कोई भी event कभी भी हो जाएगा। Sexual reproduction is characterized by fusion of the male and female gamete, the formation of zygote and embryogenesis. Embryogenesis क्या है? zygote के बाद जब embryo formation होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको हाईलाइट करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में जाइगोट फॉर्मेशन होगा और उसके बाद में आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोल रहे हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जब क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हम लोग इनको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। These events include all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes. यानी कि वो सभी इवेंट्स जो फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहे हैं, है ना, इसीलिए नाम भी क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन। जो भी इवेंट्स आपके फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहे हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जो मेन दो इवेंट्स होते हैं ना फर्टिलाइजेशन से पहले, वो क्या होते हैं? गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड गैमेट ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ये दो इवेंट्स आपके जो है वो आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गैमेटोजेनेसिस की। So gametogenesis refers to the process of formation of the two type of gametes which are male and female. अब gametes जो होते हैं these are haploid cells.
हैप्लॉइड सेल्स का मतलब क्या है, इनकी जो प्लॉइडी होगी वो होगी एन, ठीक है। और बाद में जब ये फ्यूज करते हैं, ठीक है, जब ये फ्यूज करते हैं तो जो जाइगोट बनता है वो होता है आपका 2n। In some algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and females. तो यानी कि एल्गी के अंदर क्या होता है ना, कुछ गैमेट्स इतने सिमिलर दिख रहे होते हैं, हम उनको बता ही नहीं सकते कि ये मेल गैमेट्स है या फिर फीमेल गैमेट्स है। और ऐसे कोई हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स, ठीक है। जो आपकी ये 1.5 ए के अंदर आपके दिखाए हुए ना, तो ये आपके हैं होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स। इनका एग्जाम्पल अब क्या है, आपकी क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा क्या है, एल्गी है। तो ये जो है इनमें आप कैटेगराइज ही नहीं कर सकते, इनको आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ये इतने आइडेंटिकल है। तो इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं, होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स। उसके बाद in a majority of sexually reproducing organism the gametes produced are of morphologically distinct type, ठीक है, ठीक है। तो जो मेजोरिटी के अंदर जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट दिख रहे होते हैं, ठीक है। और इसीलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। जिनके अंदर जो मेल गैमेट होता है उसको आप बोलते हैं एंथ्रोजोइड या फिर स्पर्म। मेल गैमेट्स को क्या बोलेंगे, एंथ्रोजोइड या फिर स्पर्म। और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, एग और ओवम, ठीक है। फीमेल गैमेट को क्या बोलेंगे, एग या फिर ओवम। जैसे यहाँ पर आपके क्या दिखाए हुए हैं, ये आपके दिखाए हुए हैं हेट्रोगैमेट्स दिखाए हुए हैं, किसके, फ्यूकस के, ठीक है। ये देखो दो टाइप के गैमेट्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं ना। और यहाँ पर हेट्रोगैमेट्स दिखाए हुए हैं आपके होमोसेपियंस के। ये आपके क्या है, ये आपके मेल गैमेट्स हैं और ये आपका क्या है, ये आपका फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, मेल गैमेट छोटा होता है और फीमेल गैमेट बड़ा होता है, ठीक है। और मेल गैमेट को आप क्या बोलेंगे, एंथ्रोजोइड या फिर स्पर्म। फीमेल गैमेट को आप बोलेंगे एग या फिर ओवम। अब बात आती है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। Sexual reproduction in organism generally involves the fusion of gametes of two different individuals. But it is always not true from a recollection. Plants may have both female and reproductive structure in the same plant. कई बार क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों सेम प्लांट के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, यानी कि उनके अंदर दोनों सेक्सेस क्या है, सेम सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। और ऑन डिफरेंट प्लांट, अब जब डिफरेंट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स the terms such as homothelic and monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothelic and dioecious are the term used to describe the unisexual condition। यानी अगर हम फंजाई और प्लांट्स के अंदर बात करें, जनरली जो हम टर्म यूज कर रहे होते हैं वो हम यूज कर देते हैं होमोथेलिक या मोनोइशियस, किस कंडीशन के अंदर, बायोसेक्सुअल के अंदर। और हेट्रोथेलिक या डाइशियस हम यूज कर रहे होते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स इज स्टेमिनेट, यानी कि जिसके पास में क्या होंगे, आपके स्टेमन्स होंगे। व्हाइल द फीमेल इज पिस्टिल, यानी कि जहां पर पिस्टिल प्रेजेंट होंगे, पिस्टिलेट बोलते हैं उसको, ठीक है। In some flowering plants, both male and female flowers may be present on the same individual, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोइशियस बोलेंगे, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल, जिसको हम क्या बोल देंगे, डाइशियस बोल देंगे। जो होमोथेलिक और हेट्रोथेलिक जो टर्म होती है ना, जनरली यूज करी जाती है आपकी फंजाई के अंदर, ठीक है। प्लांट्स के अंदर हम लोग क्या टर्म यूज कर रहे होते हैं, मोनोइशियस या फिर डाइशियस यूज कर रहे होते हैं। Some example of monoecious plants, अब monoecious plants का example क्या क्या है, cucurbits and coconuts। और dioecious का example है papaya and date palm। What about animals? Are individual of all species either male or female, or are there species which possess both the reproductive organism? अब बात आ रही है एनिमल्स की, तो क्या एनिमल्स के अंदर भी ऐसे कोई स्पीशीज हैं जिनके अंदर आपके क्या हो, या तो मेल ही हो या फिर फीमेल ही हो, या फिर दोनों ही टाइप के बेसिकली जो सेक्स ऑर्गन्स है, या जो दोनों ही टाइप के गैमेट्स जो है वो सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो। तो अगर हम लोग बात करें आपकी अर्थवॉर्म की, स्पॉन्ज की, टेपवर्म और लीच की, ये एग्जांपल होते हैं आपके बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के। यानी कि जहां पर मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। और इन्हीं को हम लोग हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं। अब जो कॉकरोच होता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल
स्पीशीज, यानी कि कॉकरोच के अंदर क्या होता है, या तो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। दोनों ही टाइप के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो आपके प्रेजेंट वहां पर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ये आपका जो एग्जांपल दिया हुआ है 1.6 फिगर जो आपकी है, ठीक है, ये जो आपकी फिगर है, तो इसके अंदर बाइसेक्सुअल के अंदर सबसे पहले आपका क्या दिखाया हुआ है, आपकी अर्थवर्म दिखाई हुई है। ठीक है, बाइसेक्सुअल के अंदर आपकी क्या दिखाई हुई है, अर्थवर्म। ठीक है, जिसके अंदर आपके टेस्टिस भी प्रेजेंट है और आपकी ओवरी भी प्रेजेंट है। जबकि अगर हम लोग बात करें कॉकरोचेस की, तो ये आपका है कॉकरोच का, इसके अंदर आपके फीमेल्स के अंदर ओवरी प्रेजेंट है, मेल्स के अंदर आपके टेस्टिस प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी कि दोनों ही क्या है, बेसिकली डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। अब बात आती है जब सेल डिवीजन हो रही है गैमेट फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, अब जितनी भी हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज होंगी, यानी डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रेजेंट है, तो उनके अंदर दो टाइप के बेसिकली गैमेट्स होंगे। ठीक है, पहला क्या होगा, मेल, दूसरा होगा फीमेल। गैमेट्स आर हैप्लॉइड, ये भी हम लोगों ने बता दिया। दो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, यानी कि जो पेरेंट प्लांट बॉडी जिससे वो अराइज हुए हैं, हो सकता है हैप्लॉइड हो या फिर हो सकता है वो डिप्लॉइड हो। A haploid plant parent produces gamete by mitotic division, यानी कि जो हैप्लॉइड प्लांट होगा जिसकी खुद की प्लॉइडी एन होगी, वो क्या करेगा, बेसिकली जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा वो प्रोड्यूस करेगा थ्रू माइटोटिक डिवीजन, यानी कि वहां पर जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो किसकी हेल्प से होंगे, थ्रू माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस की हेल्प से होंगे। ठीक है, तो अब बात आती है सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, बट एन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स द पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉयड, यानी कि जो मोनेरा, फंजाई और एल्गी है, जो आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स बेसिकली हैं, उनकी जो पेरेंट प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, हैप्लॉइड। बट जो हायर ऑर्गेनिजम्स है या फिर हम ह्यूमन बींग्स भी हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, जो पेरेंटल प्लांट बॉडी होती है दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर। It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if the diploid body has to produce haploid gametes. यानी कि अगर एक डिप्लॉयड बॉडी को क्या करना है, हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, वहां पर मियोसिस का प्रोसेस क्या हो रहा होता है, इट टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स। अब डिप्लॉयड सेल्स के अंदर कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, जिनको हम लोग बोलते हैं मियोसाइट्स, जिनको हम गैमेट मदर सेल्स भी बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं, दे अंडरगो मियोसिस, यानी कि इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस का प्रोसेस अकर होगा। एट द एंड ऑफ मियोसिस, एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या बोल रहा है कि जब मियोसिस खत्म हो जाएगी तो ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट, यानी कि सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, एक गैमेट के अंदर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली देखो, अब अगर सबसे पहले हम लोग इस फिगर को ही दोबारा से देखें, अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो बाइसेक्सुअल एनिमल और यूनिसेक्सुअल एनिमल देखा। अब बात करें अगर मोनोइशियस प्लांट, मोनोइशियस प्लांट की अगर हम लोग बात करें, कारा प्लांट क्या है, मोनोइशियस है, यानी कि उसके अंदर एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर दोनों ही क्या होंगे, यानी मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के जो पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे ये आपका है फीमेल थैलेस इसका, और ये आपका मेल थैलेस है, तो इसके अंदर ये आर्किगोनियोफोर है आपका, और ये आपका एंथ्रीडियोफोर है, यानी आपका मेल है और ये आपका फीमेल है, दोनों आपके सिंगल ही ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। अगर हम बात करें डाइशियस प्लांट की, ठीक है, डाइशियस प्लांट की अगर हम लोग बात करें, सॉरी एक मिनट, ये मैंने यहाँ पर इसको गलत कर दिया। सो बेसिकली ये आपका जो है, दिस इज योर कारा। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखो, आपका इसी के अंदर आपका एंथ्रीडियम भी प्रेजेंट है और उगोनियम भी प्रेजेंट है। उगोनियम क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और एंथ्रीडियम क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, यानी दोनों क्या है, एक सेम इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ अगर हम बात करें डाइशियस प्लांट मार्केंशिया की, मार्केंशिया के अंदर अब क्या है, ये आपका फीमेल थैलस है और ये आपका मेल थैलस है, यानी कि दोनों टाइप के क्या प्रेजेंट है आपके पास में, दो टाइप के आपके पास में क्या प्रेजेंट है, थैलस प्रेजेंट है। अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल फ्लावर की, तो ये आपकी बात हो रही है बाइसेक्सुअल फ्लावर की, जहां पर आपके
मेल और फीमेल दोनों ही आपके क्या है वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। फीमेल आपका क्या होगा कार्पल और मेल आपका क्या होगा स्टेमेन, ठीक है। तो दोनों ही आपके क्या है बेसिकली सेम प्लांट के अंदर या सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। मार्केंशिया के अंदर आपको दो डिस्टिंक्ट टाइप के थैलस देखने को मिलते हैं, एक फीमेल थैलस और एक मेल थैलस। अभी ये आपके देखो क्रोमोसोम नंबर्स दिखाए हैं मियोसाइट्स के, ठीक है। मियोसाइट्स क्या होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, और गैमेट्स आपके क्या होते हैं हैप्लॉयड, ठीक है। जैसे ह्यूमंस का क्या दिखाया हुआ है क्रोमोसोम नंबर 46, तो जब उनका गैमेट्स के अंदर जब गया मियोसाइट्स के अंदर 46 था, तो गैमेट्स के अंदर कितना गया 23। ऐसे ही हाउस फ्लाई के अंदर अगर मियोसाइट का 12 है तो ये कितना हो जाएगा 6। अच्छा गैमेट्स का नंबर अगर 21 है तो इसका तो 2n होगा ना, तो ये 42 हो जाएगा। सिमिलरली डॉग्स के लिए, फिर कैट्स के लिए आपका मियोसाइट का नंबर 38, और क्योंकि गैमेट्स का 19 दिया हुआ है। फ्रूट फ्लाई के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। 630 डिवाइड बाय 2 अगर हम लोग करें तो ये कितना हो जाता है आपका 315। ओके सॉरी, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा आपका 2x हो जाएगा ना, तो 2x का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएंगे आपके 1260, 1260। एप्पल के अंदर आपका जो गैमेट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 17। राइस के अंदर आपका मियोसाइट्स 24, मेज के अंदर आपका गैमेट्स 10, पोटैटो के मियोसाइट्स 48, बटरफ्लाई के अंदर गैमेट्स होंगे 190, और इसके अंदर आपके अनियन के अंदर जो आपके हो जाएंगे मियोसाइट्स का नंबर दैट विल बी 60। अब बात आती है गैमेट ट्रांसफर, यानी कि हम लोग अब बात करेंगे गैमेट ट्रांसफर की। हम लोगों ने जान लिया कि गैमेट किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं ना। अब हम बात करेंगे कि गैमेट्स का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है। After their formation, male and female gametes must be physically brought together to facilitate fusion. अब देखो जब फॉर्मेशन हो गया मेल एंड फीमेल गैमेट का, तो जरूरी है ना कि उन दोनों को क्या किया जाए, अब फ्यूज करवाया जाए, तभी तो वहां पर क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा। Have you ever wondered how gametes meet in a majority of organism? Male gamete is motile and the female gamete is stationary. क्योंकि मेल गैमेट का साइज भी क्या होता है छोटा होता है, तो मेल गैमेट जनरली क्या होता है मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट क्या होती है आपकी स्टेशनरी। एक्सेप्शंस अब इन केस में क्या क्या होते हैं, फ्यू फंजाई एंड एल्गी, जिनके अंदर आपके बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। देयर इज अ नीड फॉर अ मीडियम, अब एक मीडियम चाहिए जिसकी हेल्प से क्या हो सके, या जिसके थ्रू आपका जो मेल गैमेट्स है वो क्या कर सके मूव कर सके। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, water is the medium through which this gamete transfer takes place। यानी कि कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेसिकली एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की अगर बात करें तो वाटर क्या होता है ना, इट सर्व्स एज अ मीडियम जहां से क्या होता है गैमेट्स का ट्रांसफर होता है। A large number of male gametes, however, fail to reach the female gametes. To compensate this loss of male gametes during transfer, the number of male gametes produced is several thousand times the number of female gametes produced। तो यानी कि बहुत हाई नंबर क्या होता है मेल गैमेट्स का प्रोड्यूस होता है, क्योंकि क्या है ना जब वाटर के अंदर से वो ट्रांसफर हो रहा है तो हो सकता है ना उनके अंदर से मैक्सिमम, ठीक है। तो 99% गैमेट्स क्या होते हैं ना बेसिकली फीमेल गैमेट्स तक पहुंच ही नहीं पाते, तो वो जो टॉप 1% होगा वही क्या कर पाएगा आपकी फीमेल गैमेट्स तक पहुंच पाएगा, और उनमें से भी कुछ सर्टेन होगा जो क्या कर पाएगा फ्यूजन शो कर पाएगा। इन सीड प्लांट्स, अब अगर हम बात करें सीड प्लांट्स की, तो उनके अंदर बेसिकली क्या होता है आपके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दीज आर द कैरियर्स ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा मेल गैमेट्स के क्या होंगे ये कैरियर्स होंगे, और ओव्यूल्स के पास में क्या होता है दे हैव एग। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर्स, ठीक है। जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं एंथर्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर टू स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। यानी कि अगर हमें फर्टिलाइजेशन अगर करवानी है तो एंथर से जो आपकी पॉलन्स है उनका स्टिग्मा के पास में ट्रांसफर होना जरूरी है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जब आपके जो पॉलन है, ठीक है, जो आपके पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है, पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका पॉलिनेशन, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है आपका पॉलिनेशन। इन बाइसेक्सुअल और द सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स, बाइसेक्सुअल का मतलब यानी कि जहां पर दोनों ही टाइप के
जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट है। एग्जाम्पल पीस, अब एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है पीस का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ट्रांसफर ऑफ pollen grains to the stigma is relatively easy as anther and stigma are located close to each other। अब ऑब्वियसली अगर सेम प्लांट के अंदर है तो वो काफी क्लोज है एक दूसरे के, तो जो ट्रांसफर होगा वो इजी होगा। pollen grains soon after they are shed come in contact with the stigma, तो जैसे ही pollen grains shed होंगे वो क्या होंगे, स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। बट अगर हम लोग बात करें क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स, यानी कि जहां पर आपके डाइशियस प्लांट्स भी इन्वॉल्व है, तो एक स्पेशलाइज्ड इवेंट होता है जिसका नाम होता है पॉलिनेशन, विच फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ pollen grains टू द स्टिग्मा। यही मैंने आपको बताया अभी। pollen grains germinate on the stigma। अब pollen grain क्या करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर क्या कर देंगे, जर्मिनेट कर देंगे। जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर उनका ट्रांसफर हुआ वो वहां पर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और पोलन ट्यूब्स ग्रो हो जाती है, जो स्टाइल के थ्रू क्या कर रही होती है, ओवरी तक जाती है। पोलन ट्यूब्स कैरिंग द मेल गैमेट reach the ovule and discharges male gametes near the egg। In dioecious animals, since male and female gametes are formed in different individuals, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer। Successful transfer and coming together of gametes is essential for the most critical event in sexual reproduction, that is fertilization। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि अगर हम लोगों को क्या करना है, अगर फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स करवाना है तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना, एंड तभी तो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनिजम्स के पास में एक स्पेशल मैकेनिज्म हो जिसकी हेल्प से आपका जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक क्या कर सके, पहुंच पाए। ठीक है, तो ये बेसिकली जैसे आपका अगर हम लोग बात करें होमोगेमेटिक कॉन्टैक्ट दिखाए हुए और इसके अलावा आपका जनरेटिंग पॉलिन दिखाए हुए, ये देखो अब यहाँ पर हुआ ये गैमेट्स का फ्यूजन हुआ। गैमेट्स का जब फ्यूजन हुआ यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन हो गया तो वहां पर क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट से फिर फाइनली क्या बन गया, न्यू इंडिविजुअल। अब देखो जब पोलन ग्रेन्स ने क्या किया, बेसिकली जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आए तो वहां पर क्या होता है, उनका जर्मिनेशन हो जाता है। तो ये इस फिगर के अंदर बेसिकली जर्मिनेशन ही आपको शो करने की कोशिश की हुई है। अब हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। ये बात हो गई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। अब हम आ गए फर्टिलाइजेशन के ऊपर। फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसका जो दूसरा नाम होता है दैट इज सिनगैमी एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, जब एन और एन ने क्रॉस किया तो वहां पर क्या बनेगा आपका 2n, यानी आपका जाइगोट फॉर्मेशन होगा। The term fertilization is often used for this process. The term syngamy और fertilization are often used interchangeably। अब वो बोल रहा है अगर सिंगेमी हो ही ना, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो उस केस के अंदर क्या न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे, ऑब्वियसली नॉट। However, it has to be mentioned here that in some organism like rotifers honeybees, किस किस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, रोटिफर्स हनीबीज एंड इन सम लिजर्ड्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स में टर्की बर्ड्स, द फीमेल गैमेट अंडरगोस डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। यानी कि अब सिनगेमी अगर ना हो, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अगर ना हो, तब अगर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं कि जो फीमेल गैमेट है वही क्या कर रहा है, डेवलपमेंट अंडरगो कर रहा है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। वो प्रोसेस जहां पर फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट नहीं हुआ, पर जो फीमेल गैमेट थी उसी ने क्या किया, डेवलपमेंट किया अपना, ताकि वो क्या कर सके, न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सके। उस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला पार्थिनोजेनेसिस। अब बात आती है सिंगेमी होगी कहाँ पे, है ना, व्हाट इज द लोकेशन। In most aquatic organisms, such as majority of algae and fishes as well as amphibian, syngamy occurs in the external medium। यानी कि जो आपके aquatic organism है उनके अंदर जो syngamy होगी वो कहाँ होगी, आपके external medium यानी कि water के अंदर, that is outside the body of organism। The type of gametic fusion is known as external fertilization। यानी कि जब जो fertilization है वो outside the body of organism हो रहा है, उस process को हम लोग क्या बोलते हैं, external fertilization। Organism exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium in order to enhance the chances of syngamy। ये हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर भी डिस्कस कर लिया। This happens in the bony fishes। अब वो कहाँ पे रहा है, bony fishes and frogs, where a large number of offspring are produced। A major disadvantage is that the offsprings are extremely
वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्ट। ठीक है, तो यानी कि इस चीज का मेजर लिमिटेशन क्या है, वो क्या है, लेट्स से आपका क्या है, फ्यूजन हो भी गया है ना, आपका फ्यूजन हो गया, बट क्या क्या गारंटी है इस बात की कि प्रेडेटर्स उसको नहीं खाएंगे। तो जो ऑफस्प्रिंग्स है बेसिकली वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, ठीक है, यानी कि वो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि इससे पहले वो डेवलप हो पाए, इससे पहले वो मेच्योर हो पाए, उससे पहले क्या हो जाए, उनकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक मेजर लिमिटेशन है। अब बात करें अगर हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई हायर ऑर्गेनिज्म सच एज रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स एंड इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स such as bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm, syngamy occurs inside the body of organism। ठीक है, यानी कि जब जो सिनगैमी का प्रोसेस है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इसका एग्जांपल आपके क्या क्या है, एग्जाम्पल है आपके फंजाई हायर प्लांट सच एज रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स एंड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो इनके अंदर ही क्या होगी, आपकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इन ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, इन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा, एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी